नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रियंका सिंह बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस लाइव सेशन में। और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एक्सपर्ट जोन पेज पे, जिससे इस वक्त मैं लाइव हूँ। नमस्कार रामचंद्र वंशी, हाय। आदेश गुप्ता जी, हेलो। भानु प्रताप सिंह, प्रणाम। कैसे हैं आप और कैसे हैं आप सब? आदर्श गुप्ता, वेलकम। थैंक यू सो मच आदर्श जी। तो इस वक्त मैं लाइव हूँ एक्सपर्ट जोन से, एक्सपर्ट जोन के पेज से। एक्सपर्ट जोन एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल एक्टिविटीज़ के साथ साथ मोटिवेशनल प्रोग्राम, अवार्ड फंक्शन कराते रहता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए, खासकर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी कई सारे प्रोग्राम करता है। इस संस्था के संस्थापक है रंजन श्रीवास्तव जी, जो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ एक सोशल एक्टिविटिस्ट भी हैं। और आप इन्हें बिहार के पैडमैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आप इन्हें कह सकते हैं बिहार का पैडमैन। आपन छपरा जी, ज़रूर ज़रूर, डेफिनेटली हम जुड़ेंगे आपके पेज से भी। थैंक यू सो मच। और एक्सपर्ट जोन के जो संस्था है, एक्सपर्ट जोन जो संस्था है, इससे जुड़े बहुत सारे लोग हैं, तो मैं सबका बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी। और इनमें कुछ जो इसके जो कार्यकर्ता हैं, जो इससे जुड़े हैं, जो इसके लिए काम करते हैं, उनके कुछ नाम हैं जो मैं यहाँ पर आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ। APL हेल्थ केयर के प्रणव सिंह, राइटर अड्डा के सुप्रीत शरण, ऑफर प्लांट के सौरभ जी, इमेजिन इजी सॉल्यूशन के सुरेंद्र जी, राष्ट्रीय टीवी के ब्यूरो चीफ दिवाकर मिश्रा जी, DPMI के डायरेक्टर राजशेखर सिंह जी, पाठशाला के फाउंडर प्रकाश पांडे जी, और बाकी मेंबर्स जैसे रंजीत सोनी, प्रतीक कुमार एंड और भी जो मेंबर्स है, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि आप लोग इस संस्था के द्वारा जो वुमेन एम्पावरमेंट को जो बढ़ावा देते हैं, उसके लिए आप सबको बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आगे भी सबकी हेल्प करते रहिए संगठन के माध्यम से, और आप लोग भी इससे जुड़ें और इनके कार्य में आप सब मिलकर सहयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। चितरंजन सिंह जी, जय श्री राम, जय श्री राम। संजीव कुमार चौधरी, बहुत अच्छी टीम एक्सपर्ट जोन है। जी जी, बहुत अच्छी है। और ये समाज में जो लोग अच्छा काम करते हैं, समाज को जो दिशा देने का जो लोग काम करते हैं, जो लड़कियां, जो औरतें, जो बच्चियां या कोई भी हो, उसको ये संस्था जो है वो बहुत प्रोत्साहित करती है, उसको ये मोटिवेट करती है अलग अलग तरह के सम्मान देके। मुझसे एक्सपर्ट जोन ने पूछा था, एक सवाल किया था कि आप मुंबई में रहती हैं, इस मुकाम पर हैं, तो गोपालगंज से मुंबई तक का जो सफ़र है वो आपका कैसा रहा? तो उस चीज़ को ये एक्सपर्ट जोन चाहती थी कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं इस पेज के माध्यम से। तो इसी के लिए आज मैं लाइव आई हूं। गोपालगंज से मुंबई का जो सफ़र है, जो सफ़र रहा, बहुत उतार चढ़ाव के बीच बहुत सारे हर्डल्स आए। सारे हर्डल्स को एक बार मैं शेयर करूंगी तो शायद बहुत वक्त बीत जाएगा और बहुत समय हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर करूंगी जिससे शायद मैं भी रो पड़ूँ और आप भी शायद दुखी हो जाएं। तो कुछ जो चीज़ें हैं, जो बीच की जो हर्डल्स, जो बीच की जो कुछ चीज़ें हैं, वो इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स है वो आपके सामने ज़रूर शेयर करूंगी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी एक्सपर्ट जोन का कि जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया और आपने पूरे समाज के सामने, पूरे आवाम के सामने मेरे इस सफ़र को लाने का मौका दिया। तो थैंक यू सो मच। दिवाकर मिश्रा जी, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, थैंक यू। प्रणव सिंह जी, जय हो। सुनील कुमार जी, वेरी नाइस। बिट्टू मैरवा, कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
राजू दुबे जय हो, आदित्य श्रीवास्तव बहुत खूब, थैंक यू सो मच। गोपालगंज से मुंबई का सफ़र, मैं सबसे पहले अपने बारे में बता दूं कि बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे। मेरा होम टाउन जो है वो गोपालगंज है। गोपालगंज में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी एक लड़की जिसका नाम प्रियंका रखा गया। मेरे फैमिली में मेरे दादाजी, मेरे फादर, मेरी माँ, मेरे अंकल, सब लोग गाना गाते थे, सब लोग गाते थे। सब लोगों का जो शुरू से ही, बचपन से ही मैं अपने घर में लोकगीत, संगीत सुनते आ रही हूँ। मेरे जो दादाजी थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो आल्हा के बहुत बड़े गायक थे, अपने ज़माने के आल्हा के बहुत बड़े गायक थे। उनके नाम से जो है वो हमारे गांव का नाम जो है वो हुआ करता था उनके, और अभी भी उन्हीं के मतलब ख़ानदान जो हमारा, जो जिस फैमिली से मैं आती हूँ, उसी नाम पर ही आज भी गांव का नाम है। और गांव का नाम है मेरे एक डेरवा। तो हमारा जो पंचायत है उसमें मेरे दादाजी के ही नाम से आई, उनके फादर के नाम से। तो दादाजी, फादर, हमारे पिताजी बहुत अच्छा ढोलक बजाते थे, गाना गाते थे, लोकगीत, संगीत परिवार में ही था। मेरी माँ भी बहुत अच्छी गायिका रही है। मुझे लगता है कि अगर मेरी माँ को या मेरे फादर, अगर उनको भी उस वक्त अगर मौका मिलता इस फील्ड में आने का, म्यूज़िक के क्षेत्र में आने का, तो आज शायद उनका एक बहुत ही बड़ा मुकाम होता। बट उस ज़माने में औरतों को, मुझे लगता है कि बहुत कम ही इजाज़त होती थी गाना गाने की या डांस करने की, या सामाजिक जो भी कला से जुड़ी जो भी चीज़ें होती थी उससे बहुत कम ही जुड़ाव उस वक्त था औरतों का, लड़कियों का। तो हम लोग एक टिरवा गांव में रहे, पूरी फैमिली के साथ रहते थे। उसके बाद जब हम बड़े हुए, उसके बाद हमारे फादर गोपालगंज शिफ्ट हो गए। गोपालगंज में पढ़ाई लिखाई के लिए सबका एडमिशन हुआ ज्ञान भारती स्कूल में। हम तीनों भाई बहन, मेरे 2 भाई हैं, मेरे से बड़े एक भाई साहब है जिनका नाम भानु प्रताप सिंह है, और मेरे से छोटे एक भाई साहब है जिनका नाम राणा प्रताप है, और मैं बीच में हूँ, मिडिल में हूँ। तो हम तीनों लोगों का एडमिशन ज्ञान भारती स्कूल में हुआ, जो गोपालगंज ज़िले में है, आज भी है वो स्कूल। वहाँ पे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते थे। जो भी बच्चे इसमें हिस्सा लेना चाहते थे उनको उसमें मौका दिया जाता था कि आप उसके ज़रिए स्कूल को रिप्रेजेंट करें। तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल सर थे हमारे, राजेश सर, उनके एक भाई थे दीपू सर। एक बार मैं स्कूल में जो एक हॉल हुआ करता था, आज भी है, वहाँ पर जो भी कल्चरल जो शोज़ के लिए प्रिपरेशन होता था उस हॉल में, तो वहीं पर मैं एक बार लंच के टाइम में एक गाना गा रही थी। तो वो दूर से खड़े होकर सुन रहे थे और फिर बीच में उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, वो पूरी तरह सुनते रहे मुझे। और जब गाना मैंने ख़त्म किया, मैं ऐसे ही गा रही थी, मैं थी और एक मेरी दोस्त थी, हम दोनों गाना गा रहे थे। तो उसके बाद वो आके बोले कि प्रियंका, तुम्हारी तो आवाज़ अच्छी है, अच्छे सुरताल है तुम्हारे, क्यों नहीं तुम ज्ञान भारती स्कूल से 15 अगस्त 26 जनवरी को गोपालगंज में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, आज भी होता है, तो उससे क्यों नहीं तुम उसमें हिस्सा लेती हो, तुम्हें लेना चाहिए। तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक वॉकमैन, उस टाइम पे आता था वॉकमैन, जिसमें हम कैसेट, जो रील वाला जो कैसेट था वो उसमें लगा के सुनते थे। तो मेरे पास तो वो भी नहीं था, क्योंकि मेरा जुड़ाव, मैं तो सिर्फ सुनते आई थी, गाया नहीं था कभी। तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर पहली बार मैंने अम्बेडकर स्टेडियम में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए गाया था ए मेरे वतन के लोगों, जो कि मेरी आइडल, जिनको मैं शुरू से मानते आई हूँ बचपन से, लता मंगेशकर जी ने गाया है, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, बहुत ईश्वर तुल्य मानती हूँ। तो ये गाना मैंने गाया। उस वक्त मेरी उम्र जो थी वो मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मैं 3री क्लास में पढ़ती थी, 3री या 3rd 4th क्लास में उस वक्त थी, मैं 3री या 4थी कक्षा में थी। तो उस गाने से शुरुआत हुई और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को
मैं ज्ञान भारती स्कूल से हिस्सा लेती रही और मेरा स्कूल जो है वो हमेशा फर्स्ट आता रहा। तो यहीं से सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद सबने कहा कि मुझे म्यूज़िक सीखना चाहिए, मुझे संगीत सीखना चाहिए, संगीत की शिक्षा लेनी चाहिए, क्लासिकल म्यूज़िक की। उसके बाद मेरी मम्मी ने बहुत ढूंढा, टीचर ढूंढा कि कहाँ से सिखाऊं अपनी बेटी को। फिर जहाँ पर मेरा घर था ब्लॉक कॉलोनी में, सरकारी क्वार्टर में मैं रहती थी अपनी फैमिली के साथ। तो घर के ही जस्ट थोड़ा पीछे एक टीचर मिली मेरी माँ को, जिनका नाम मधु सिंह है। तो उन्हें मैं मधु मिस कहती हूँ आज भी, और आज भी बातचीत होती है उनसे। तो पहली बार जो हारमोनियम पे हाथ उन्होंने ही रखवाया, मेरा सारे गामा पधनी से उन्होंने ही सिखाया। पहली बार शास्त्रीय संगीत की शिक्षा शुरू हुई। उसके बाद मैं वो जब तक रही तब तक उन्होंने मुझे सिखाया। फिर उनकी शादी हो गई, वो चली गई। उसके बाद एक और चुनौती की, अब कहाँ सीखे। देन पंडित ओमकारनाथ संगीत विद्यालय में मेरा एडमिशन करा के चली गई, और वहाँ पर फिर मैं सीखती रही। वहाँ पर भी पंकज आनंद सर थे, वो सिखाते थे। वहाँ गुरुजी थे, वो सिखाते थे। फिर उसके बाद यूं ही सिलसिला चलता रहा। बहुत सारे जो जैसे महिला दिवस पे, वुमेंस डे पे प्रोग्राम होता था, या सारण प्रमंडल में एक बार युवा महोत्सव हुआ 2005 में, उसमें मैंने भी हिस्सा लिया। गोपालगंज से, अपने क्षेत्र से उसको रिप्रेजेंट किया। वहाँ पर मैंने भजन का एक विधा था, उसमें मैंने अनूप जलोटा जी का एक भजन गाया, ऐसी लागी लगन, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर लोकगीत भी एक विधा थी, तो लोकगीत तो मैंने कभी गाया नहीं था, बट पहली बार वहाँ से लोकगीत की भी शुरुआत हुई मेरी, जिसमें मैंने एक लोकगीत भी गाया तैयारी करके, और उसमें मैं सेकंड पोजीशन मिला मुझे। एंड फिर पटना गए, वहाँ भी प्रस्तुत किया, वहाँ भी मुझे सेकंड डिवीज़न मिला। और वहाँ पे सरदार बूटा सिंह जी के हाथ से मुझे सम्मानित किया गया। मैं तो अवार्ड नहीं ले पाई क्योंकि उस वक्त मेरा एग्ज़ाम था। तो हमारे एक भैया हैं मनोज शर्मा जी, जो हमारे घर आते हैं आज भी, तो उन्होंने जाके मेरा अवार्ड रिसीव किया, और उनका भी एक अहम योगदान है मेरे फैमिली में भोजपुरी को लाने में। तो ऐसे ये सिलसिला चलता रहा और मैं सीखती रही। तो सबसे पहले मैं आपको अपना जो पहला जो गाना गाया था, मेरे वतन के लोगों, वो आपको चंद पंक्तियां गा के सुनाती हूँ। उसके बाद हम आगे बातचीत बढ़ाएंगे। जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए, है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए जरा याद करो कुर्बानी।
जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। ये गाना जो है इससे मेरी शुरुआत हुई, और ये गाना लगभग मैं हर मंच पे उस वक्त गाती थी, हर बार। और लोग गोपालगंज में मुझे कई बार जब मैं पढ़ने जाया करती थी तो मुझे बहुत चिढ़ाते भी थे, ये देखिए लता मंगेशकर जी जा रही हैं, मतलब टॉन्ट कई बार जैसे लोग, लेकिन ये देखिए जा रही हैं मेरे वतन के लोगों, ऐसा। फिर वंदे मातरम, ये गाने मैं हर साल, वंदे मातरम, सर पे हिमालय का छत्र है, ये सब लता जी के जितने देशभक्ति गाने थे वो हर साल मैं गाती थी अपने स्कूल की तरफ से। फिर कॉलेज में एडमिशन हुआ कॉलेज की तरफ से, और इसी तरह से सारण प्रमंडल में आपको मैंने जैसा कि भी बताया कि वहाँ भी मैंने लोकगीत और भजन में मैंने हिस्सा लिया था, और वहाँ पर भजन में ऐसी लागी लगन गाया था। उसके बाद लोकगीत में एक सॉन्ग मैंने सीखा था, जो मुझे हमारे यहाँ एक सर पढ़ाने आते थे, रमेश सर, उन्होंने मुझे ये गाना सिखाया था, और उनका भी बहुत योगदान रहा है म्यूज़िक सिखाने में। मुझे बहुत सारे लोगों से मैंने सीखा है, और मेरा ये मानना है कि आप जिनसे भी कुछ सीखते हैं वो आपके एक गुरु तुल्य हो जाते हैं, आपके टीचर होते हैं, और मैं उनका वैसे सम्मान करती हूँ। तो जिनसे भी मैंने थोड़ा बहुत भी सीखा है उनको आज भी मेरे तरफ से बहुत ही दिल से प्रणाम है, और उनसे मैं हमेशा आशीर्वाद की कामना करती हूँ, और वो देते भी हैं मुझे हमेशा आशीर्वाद आज भी। और इसी कड़ी में एक अहम नाम जो मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहूँगी, मनोज अंकल। गोपालगंज में एक मनोज अंकल थे, जो कि हो गया 3-4 साल उनको गुजरे हुए, और वो मुझे एक बेटी की तरह मानते थे। जैसे मेरे माता पिता मुझे करते हैं वैसे वो भी बहुत बहुत मानते थे मुझे। और हर साल जो होता था, जितने भी जो सॉन्ग्स होते थे स्कूल की तरफ से, या कोई भी म्यूज़िक के फील्ड में कुछ भी रहता था, वो हमेशा खड़े रहते थे कि नहीं नहीं प्रियंका तुम गाओ, मैं हमेशा हूँ, ऑलवेज बहुत सपोर्ट करते थे। और जब भी मुझे अवार्ड मिलता था बहुत ज़्यादा वो भी खुश होते थे मेरे माता पिता की तरह। रंजन श्रीवास्तव जी, कृपया आप उन गानों के बारे में भी ज़रूर बताएं जो आप अपने चैनल पर रिलीज़ किया है। जी मैं ज़रूर इसका जिक्र करूंगी आपसे। जो मैंने गाने अपने चैनल पर रिलीज़ किए हैं उसके बारे में ज़रूर शेयर करूंगी आपसे। जो गाने मैंने अपने चैनल पर शेयर किया है उसकी एक स्टोरी है। जब मैं मुंबई आई तो यहाँ पर आने के बाद इंडस्ट्री में मैंने 2 साल स्ट्रगल किया, एंड मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या करूँ। मैं हर लोगों से मिलती थी रोज़, म्यूज़िक डायरेक्टर से, राइटर से, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सबसे, और सब लोग गाना सुनते थे, बोलते थे कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, हम ज़रूर तुम्हें मौका देंगे, लेकिन मिलता नहीं था। तो इसी दौरान मेरी मुलाकात हुई बिलीवर्स प्रोडक्शन हाउस के ऑनर से, विनीत जी से। तो वहाँ पर मैंने बताया उनको कि ऐसा ऐसा है, मैं यहाँ से हूँ, अपना इंट्रोडक्शन दिया, उन्हें भी अच्छी लगी मेरी आवाज़, और वहाँ से दौर शुरू हुआ। मेरे एक अलग तरह के गाने हमने बनाने शुरू किए, जिसको हमने फोक फ्यूज़न नाम दिया। फोक गाने को फ्यूज़न रूप में बनाने का कार्य शुरू किया, और वो इसलिए कि मैंने सोचा कि मैं भोजपुरी भाषा के लिए मैं क्या अपने साइड से नया कर सकती हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ नया। जो उस वक्त मैं आई थी तो मैंने देखा कि जो युवा वर्ग है उनके अंदर जो भोजपुरी संगीत को लेकर लगाव बहुत ही कम देखा था, बहुत ही कम। आप उनके सामने कोई भी भोजपुरी गाना गाते थे तो बोलते थे अरे नहीं नहीं ये गाना हटाओ, वो लगाओ ना, ये कौन सुनता है, ऐसा। तो मुझे लगा कि किस तरह से लोक संगीत को वापस से जो युवा वर्ग को मैं कनेक्ट कर पाऊँ, तो वो फोक फ्यूज़न गाने मैंने बनाने शुरू किए और अपना चैनल
क्रिएट किया और उस पर ये सब गाने मैंने रिलीज़ करने शुरू किए। तो ये है मेरे चैनल की कहानी। भोजपुरी में बोले में लाज लगाता का मैडम। सिंगर अजय रेणु जी? नहीं, बिल्कुल नहीं अजय रेणु जी। भोजपुरी तो हमारी माँ भाषा है। हिंदी के बाद अगर है तो भोजपुरी हमारी माई भाषा हम कह सकता नहीं, और भोजपुरी के वजह से हमारी पहचान बा। और हम भोजपुरी भी बोले नहीं, हम हिंदी में ऐसे बात करत आने कि बहुत सारा लोग बाजे जुड़ल बाजे, हर आदमी भोजपुरी भी ऑलमोस्ट लोग नहीं समझ सकत। ऐसे हम हिंदी में बात कर रहा बानी कि हर आदमी के आउट ऑफ इंडिया भी अगर ये जो भी लेख देखत है एकरा के ओकरा भी ये बात समझ में आओ, ऐसे हम हिंदी में वार्तालाप कर रहा बानी। बाकी भोजपुरी में भी गाना गाई बोलब, सो आप नाराज ना हुई। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, सबका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो मैं थी अभी गोपालगंज में, चूँकि बीच में एक सवाल आ गया था कि चैनल के बारे में, उसके बारे में मैंने उत्तर दिया। तो गोपालगंज में जो है वो मनोज अंकल का मैं नाम ले रही थी। उनका एक बहुत अहम रोल रहा है मेरे म्यूजिकल जर्नी में, मुंबई तक के। तो ये सब राज्य स्तर पर अवार्ड्स मिले, जिला स्तर पे, प्रमंडल स्तर पे। उसके बाद सुर संग्राम का ऑडिशन आया। सुर संग्राम 2008 में महुआ टीवी पे प्रसारित हुआ था। भोजपुरी का पहला रियलिटी शो जिसमें मैंने हिस्सा लिया था, और उसमें हिस्सा लेने के लिए भी बहुत मुश्किल का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि सब लोग बोलते थे कि अरे भोजपुरी मत गाओ, भोजपुरी क्यों गाती हो। मतलब भोजपुरी उस वक्त गाने में लड़कियों को उस वक्त मतलब शर्म जैसा ऐसा होता था कि भोजपुरी अगर कोई गा रहा है तो वो आदमी लाइक मतलब अच्छा नहीं है, मतलब वो अच्छा गायक नहीं है, या उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसे कोई प्रतिष्ठा नहीं है अगर कोई लड़की भोजपुरी गाती है। तो उस वक्त ऐसी सोच थी लोगों की। लेकिन मेरे माता पिता, मेरी फैमिली ने सबकी बातों को दरकिनार करते हुए और मुझे उस ऑडिशन में ले गए। और गाने भी मुझे भोजपुरी, चूँकि मैंने कभी उतना सच में गाया नहीं था। मैं सुनती थी मेरी फैमिली में, सबके मुंह से सब लोग गाते थे, लेकिन मैंने कभी गाया नहीं था, प्रस्तुत नहीं किया था। वही पटना में जो लोकगीत का कंपटीशन हुआ था उसमें ही कुछ गाने याद करके गाए थे, और उसके पहले कुछ मुझे भी जानकारी नहीं थी। तो वहाँ पर मैं गई और गाना याद करके ऑडिशन में गाया एक गाना, हम तोहरा बिन जी ना सकेली। ये गाना मेरी माँ ने मुझे बहुत सारे कैसेट्स खरीद के लाए, बोले कि इसमें से कुछ गाने याद करो और जो ऑडिशन में तुम्हें गाना है। उसके बाद मेरी जगह मेरी मम्मी गाना याद कर रही थी। आप बिलीव करेंगे, मेरी जगह मुझे, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसमें से क्या गाऊँ क्या नहीं गाऊँ, कौन सा फिल्म का गाना गाऊँ भोजपुरी का, क्योंकि उतना आइडिया नहीं था उस वक्त भोजपुरी फिल्मों के गानों के बारे में। और क्योंकि शुरू से ही देशभक्ति गाने, भजन, यही सब गाते आई थी। वहाँ ऑडिशन में अजय सर आए थे ऑडिशन लेने, छपरा में ऑडिशन हुआ था। तो ये सारी चीज़ें दरकिनार करके माँ जो है मेरी छपरा लेके गई। सुबह सुबह मॉर्निंग में हम लोग निकल पड़े, वहाँ पे ऑडिशन दिया। फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो गया। सेकेंड राउंड के लिए फास्ट गाना गाना था। फास्ट गाना मुझे याद ही नहीं था। फिर आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी माँ जो लोगों से पूछ रही थी वहाँ पे, जितने लोग आए थे, अरे जो मतलब पार्टिसिपेंट्स थे, जितने भी जो लोग आए थे, कि कोई फास्ट गाना याद है क्या, या फ़ोन करके पूछ रही थी रमेश सर से, मनोज, मतलब जो भी फास्ट फिल्मों के गाने, क्योंकि वो भी नहीं सुनती थी फिल्मों के गाने, उन्हें बस लोकगीत या जो भोजपुरी संगीत है वही गाती थी। उसके बाद मम्मी ने 2 लाइन मुझे याद कराया ऑडिशन के दौरान कि जैसन तोरी टोपी है दरोगा बाबू, ये गाना 2 लाइन फास्ट याद करवाया मेरी माँ ने मुझे, और वो मैंने जाके गाया सेकेंड राउंड में ऑडिशन में। तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ। एंड उसके बाद फिर मुंबई आने की बात थी फाइनल ऑडिशन के लिए सुर संग्राम के। उसके बाद मुंबई आने के लिए भी बहुत मुश्किल हुआ। मुंबई आने के पहले बहुत सारे लोगों के जो ताने ऑलरेडी पहले से लोग देते ही थे कि दोनों माँ बेटी जो हैं वो, इनका तो यही काम है, बस गाना गाते रहती हैं। आप लोग बहुत ऐसे अजीब लोगों ने बात बोली जो मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, कि ऐसी बातें, ऐसे ताने लोग देते थे गोपालगंज में जब मैं गाना गाती थी। मेरी माँ मुझे रात हो या दिन हो उसकी परवाह किए बिना मुझे रिहर्सल्स में लेके जाती थी, गाने याद कराती थी। मेरे बदले में वो गाना याद करके मुझे याद कराती थी कि ये गाना है, ये गाना याद कर लो, ये गाना ऐसे गाओ। गुरु जी
को भी मेरी माँ जो है, एक चीज़ बीच में एक रह गया जो मैं आपसे शेयर करूँगी, कि उन्होंने गुरु भी मेरे लिए ढूंढती थी कि कोई और नया टीचर मिल जाए जिससे इसको और ज़्यादा सीखने को मिले। तो इसी दौरान मेरी माँ जो है वो किसी सिंगर के ही घर गई हुई थी और वहाँ पर देखा कि एक गुरुजी हैं जो बहुत बुजुर्ग थे, वो सिखा रहे थे। तो अभी वो भी इस दुनिया में नहीं है, वो मार्कंडेय मिश्रा जी मेरे गुरु जी, जिनका भी बहुत आशीर्वाद है। और वो फिर उनसे भी मैंने शिक्षा प्राप्त की सुर संग्राम में आने के पहले। और वो हमेशा कहा करते थे कि प्रियंका तुम ही मेरा नाम रोशन करोगी, बहुत आशीर्वाद देते थे। और उन्होंने मुझे गंडा भी बांधा था, जो धागा आशीर्वाद दिया था। सारे बच्चों में मुझे अकेले ही उन्होंने गंडा बांधा था। गोपालगंज में बहुत सारे लोगों को वो सिखाने आते थे मोतिहारी से, तो उनका भी एक बहुत योगदान रहा है। प्लेबैक सिंगर होने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? रंजन श्रीवास्तव जी, जी मैं इस सवाल का भी जवाब दूंगी आगे। वैसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। देखिए, प्लेबैक सिंगर बनने के लिए ज़रूरी, मैंने जो महसूस किया है खुद में, कि प्लेबैक सिंगर होने के लिए पहले तो आपको बहुत रियाज करना होता है, प्रैक्टिस। उसके बाद वोकल ट्रेनिंग आमतौर पे लोग लेते हैं, मैं तो नहीं ले पाई थी क्योंकि मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे। मैंने सुन के ही सीखा सारी चीज़ें कि कैसे। तो आप रियाज करिए, मेहनत करिए, गाने सुनिए, गाने को उसमें जो फीलिंग्स है उसको बखूबी समझने का प्रयास कीजिए, किस गाने की क्या फीलिंग्स है, उसको किसके लिए आप ये गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस हीरो हीरोइन को ध्यान में रख के गाना होता है कि वो पर्दे पे ऐसे फिल्माया जाएगा। तो वो सीन आपको खुद एक इमेजिन करके गाना होता है कि जैसे खुशी का गाना है तो खुश होकर गाना पड़ता है, दुख वाला गाना है तो आपको सैड तरीके से गाना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुद में डेवलप करनी पड़ती हैं। तो यही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रियाज। अगर आप रियाज नहीं करेंगे तो आप कोई भी गाना नहीं गा सकते। बहुत लंबे समय तक प्लेबैक सिंगिंग आप नहीं कर सकते, आप किसी भी तरह की सिंगिंग, नॉर्मल भी जो हम गाते हैं। तो रियाज मूल मंत्र है, तो वो सबको करना चाहिए जो भी प्लेबैक सिंगर बनना चाहता है या नॉर्मली ऐसे भी गाना चाहता है, लोक संगीत या कुछ भी। हाँ, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग के लिए रियाज मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लाइव गाते वक्त अगर थोड़ी त्रुटियां हो भी जाएं तो चलता है, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग में अगर एक भी शब्द अगर आपका गड़बड़ हुआ तो आपको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता है। चाहे से वो आप जितनी बार में भी रिकॉर्ड करें, 20 बार में, 30 बार में, जितनी भी बार में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उसको समझ के उसको गा सकते हैं। पूरे फील के साथ, ताल के साथ सब कुछ मैच होना चाहिए। तो ऐसा है। तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, मैं सबसे बात नहीं कर पा रही हूँ। सिंगर अजय रेनू, प्रियंका जी जब हम लोग साथ सीखते थे तब भी प्रियंका जी नंबर 1 थी। अच्छा थैंक यू, शुक्रिया। भोजपुरी नंबर 1 कृष्णा रॉय, बेस्ट सिंगर ऑफ इंडस्ट्री दीपक वर्मा, थैंक यू सो मच। ये सब आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। आपकी कुछ हिट सॉन्ग हुई है जिन्होंने आपको स्टार बना दिया उसके बारे में भी कुछ बताइए। ज़रूर, उसके बारे में भी बताऊंगी। हिट सॉन्ग्स आप लोग तो जानते ही हैं, जैसे पहला सॉन्ग जो था वो छलकत, दूसरा सॉन्ग सरसों का सगिया, तीसरा सॉन्ग बंगलिया, बहुत सारे गाने उसके बाद आप लोगों ने मेरी झोली में दिए, तो उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी आप मुंबई हैं? जी हाँ, मैं मुंबई में हूँ। संतोष कुमार, कैसी हैं प्रियंका जी? आपका पहली बार अम्बेडकर भवन में गाते हुए देखे थे 15 अगस्त को। संतोष कुमार जी, थैंक यू। ये सब आप सबका प्यार है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। तो मैं अभी बीच में ही जर्नी में थी अपने कि हाँ, सुर संग्राम का फाइनल ऑडिशन था जिसके लिए मुझे मुंबई आना था। मुंबई आने के लिए भी बहुत मुश्किल था, लोग इजाज़त नहीं दे रहे थे। फैमिली में भी कई लोग बोल रहे थे कि नहीं, क्या जाएगी मुंबई, क्या ज़रूरत है लड़की को जाने का, गाना गाएगी तो क्या मतलब इज्जत रहेगी समाज में हमारी। बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते थे। कई सारी जो फीमेल भी आती थी, मेरे घर पे आती थी, जो जब मैं गाना गाते रहती थी उस वक्त लोग बोलते थे कि क्या गाना गाती हो तुम, इससे अच्छा कुछ पढ़ो लिखो, IAS IPS बनो, डॉक्टर इंजीनियर, बहुत सारी चीज़ें, गाना क्यों गाती हो, और जिस समाज में तुम रहती हो वहाँ पर गाना गाओगे तो तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी, कौन
ऐसी ऐसी बातें लोग बोलते थे कि जो मैं यहाँ पर शायद आपको बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मैं बताऊंगी। कई लोग ये बोलते थे कि एक काम करो ना, जाओ ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन कर लो। बहुत लोगों ने ये बोला। जिस वक्त मेरी माँ की आंखों से आंसू उस वक्त आता था, मेरे भी आंख से कि यार कैसे, और वो अपने लोग ही कहते थे कई लोग कि एक काम करो, दोनों माँ बेटी जाओ और ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन कर लो, वहीं पर गाना गाते रहो और यही तो काम बच गया तुम लोगों का, है ना। तो कई लोग ये बोलते थे कि बड़े बाबू आप अपनी बेटी को गाना गवा रहे हैं तो ऐसी फैमिली से है तो उससे शादी कौन करेगा, लड़की है, क्या इज्जत रहेगी। मतलब तरह तरह के इतने लोग ताने मारते थे कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन चीज़ों को कैसे फेस करती थी मैं। मेरी माँ बहुत समझाती थी, मेरी फैमिली में भी लोग समझाते थे कि जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या, तुम एकदम टेंशन फ्री रहो। हाँ, कभी कभी मेरे पिताजी थोड़ा सा घबरा जाते थे कि लोग ऐसा कहते हैं, पता नहीं क्या होगा, एक लड़की है, तो उस हिसाब से। लेकिन उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं कि तुम गाना मत गाओ या कुछ भी मत करो, क्योंकि वो खुद भी म्यूज़िक से जुड़े हुए थे। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर चीज़ में यहाँ बोलना, कितना चीज़ बोलूँ समझ में नहीं आ रहा, बोलते बोलते थक जाऊँगी, बातें ख़त्म नहीं होंगी। तो इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए मेरी फैमिली जो है मुझे मुंबई लेके आई, मेरी माँ मुझे मुंबई लेके आई। यहाँ पर मैंने फाइनल ऑडिशन दिया सुर संग्राम का, जहाँ पर सारेगामापा जो करते थे श्री गजेंद्र सिंह जी, उन्होंने रियलिटी शो पहली बार किया था। पीके तिवारी महुआ के जो चैनल के जो फाउंडर थे, तो उन सब ने मिलके, और भी बहुत सारे टीचर्स थे यहाँ पर जिन्होंने ऑडिशन लिया। तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, टॉप 12 में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद सुर संग्राम आप सब ने भी देखा होगा, मुझे लगता है टीवी पे, भोजपुरी का पहला रियलिटी शो जिसमें मैंने हिस्सा लिया, और मैं टॉप 3 पोजीशन तक पहुंची। लड़कियों में पहला स्थान मिला और ओवरऑल टॉप 3 में आई, जिसमें मैं थी। और वहाँ से सफ़र की शुरुआत हुई प्रोफेशनल लेवल पे सिंगिंग की। तो शो के बाद मैं अपने घर चली गई, क्योंकि पढ़ाई भी पूरी करनी थी। सो मेरे फादर ने कहा कि अब तो हो गया तुम्हारा शो, अब आ जाओ घर, अब पढ़ाई करो। फिर मैं वापस आई, 2 साल गोपालगंज में रही, अपनी पढ़ाई करती रही। और उसी दौरान कई लोगों के कॉल्स आते रहे कि तुम्हें मुंबई आना चाहिए, एक बार तुम्हें कोशिश करनी चाहिए प्लेबैक सिंगिंग के लिए। तो फैमिली में भी सब लोगों ने सोचा कि पता नहीं है कैसे जाएगी, अकेले भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, कई सारे सवालात। फिर लोगों के जो बहुत सारे जो ताने थे वो भी इंक्लूड थे इसमें। तो इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से मेरे परिवार ने एक साइड में रखा और बोला कि एक काम करो, तुम जाओ मुंबई, एक बार कोशिश करो प्लेबैक सिंगिंग के लिए, अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। एटलीस्ट अपने साइड से ये एक अफसोस ना रहे कि मैंने कोशिश नहीं की। उसके बाद मेरी माँ मुझे 2010 के दिसंबर में मैं मुंबई आई रहने के लिए फाइनली, और यहाँ से एक ज़ोरदार स्ट्रगल की शुरुआत हुई जो बहुत ही मुश्किल भरा था, बहुत ही मुश्किल भरा था। आप सोचिए कि एक ऐसा माया नगरी जहाँ पे मैं किसी को नहीं जानती हूँ और मुझे भी कोई नहीं जानता है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पर जिसके यहाँ मैं रहूँ या जिसके मतलब सानिध्य में मैं रहूँ, जिसकी निगरानी में मैं रहूँ। यहाँ पर रहने आई। यहाँ पर एक और मैंने शो किया था मोहे रंग दे, जिसमें एक पार्टिसिपेंट थी माया, उनके साथ उन्हें भी मुंबई रहना था, तो उनके साथ ही मैं, मम्मी यहाँ पर कुछ दिन रही, फिर मुझे उनके साथ रख के चली गई। फिर उसके बाद यहाँ से जो एक बहुत चैलेंजिंग था, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे बयां करूँ, बहुत ही चैलेंजिंग था बॉम्बे का सफ़र। और यहाँ पर खुद से ही सारी चीज़ें करनी होती थी। एक खाना बनाने मुझे नहीं आता था उतना, मैं सच बताऊँ तो मुझे सच में उतना नहीं आता था। यहाँ पर आके मैंने सारी चीज़ें ही सीखी। रोज़ दाल चावल जल जाता था खाना बनाते वक्त, और खुद से सारा काम करना होता था। हालांकि घर पे भी करते थे, लेकिन इतना सारा बर्डन एक ही बार में नहीं था। लेकिन यहाँ पे वो भी था, प्लस स्ट्रगल भी करने जाना था, प्लस लोगों के भी मिलना जुलना, बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद में लोगों से मैंने मिलना शुरू किया, सबके नंबर्स निकाले, सारे प्रोडक्शन हाउस में मिलने जाने लगी, म्यूज़िक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से सबसे मिलने जाने लगी। 2 साल तक ऐसे ही भटकते रही मैं, 2011-12 भटकते रही। कई सारे घर से आते थे पैसे यहाँ पर रहने के लिए, लेकिन 1-2 साल बाद मुझे लगा कि कितने दिन तक घर से भी पैसे लूँगी पता नहीं,
अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि दोनों भाई भी ऑलरेडी बाहर पढ़ते थे। पापा एक फैमिली में कमाने वाले मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी, मेरे पापा हेड क्लर्क थे। तो बाद में मैंने एक यहाँ पर कुछ शोज़ करने लगे। सुर संग्राम से आई थी तो कुछ लोग शोज़ के लिए ऑफ़र करते थे, लेकिन मैं बहुत सेलेक्टेड ही शोज़ उस वक्त भी किया करती थी। तो शोज़ के लिए जाया करती थी गुजरात या बॉम्बे में ही कुछ लोकल शोज़, जिसमें पैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलते थे, लेकिन हाँ रहना हो जाता था, गुजारा कह सकते हैं हो जाता था। तो वो था। उसके बाद 2013 में मैं बिलीवर्स प्रोडक्शन में गई। वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई विनीत शाह जी से, और वहाँ से एक कह सकते हैं कि एक जो मैं स्ट्रगल कर रही थी वो वहाँ पर एक जाके थोड़ा सा एक शुरुआत कह सकते हैं, जो एक शुरुआत की मैंने, और भोजपुरी गानों को एक नए फॉर्म में प्रस्तुत किया मैंने, फोक को फ्यूज़न के रूप में प्रस्तुत किया मैंने। और उस टीम के साथ मैं जुड़ी, उन्होंने मुझे भी शामिल किया। उस टीम में सारे लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, बहुत वेलकम किया, और आज भी मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। और वहाँ से सबसे पहला गाना मैंने बनाया कजरी, जिसका जो आप सब जानते हैं आमतौर पे, कैसे खेले जयबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई नंदी, इसको मैंने फ्यूज़न फॉर्म में किया। अब बारी आई इसको रिलीज़ करने की। तो उस वक्त ऐसा टाइम था कि उस वक्त ऐसा टाइम था कि ऐसे गानों को पहली बात तो मुझे लगता है कि मेरे पहले मैंने कभी फ्यूज़न भोजपुरी में कभी सुना ही नहीं था आई थिंक। और हर आर्टिस्ट के लाइफ बेहद स्ट्रगल भरी हुई रहती है। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच रंजन जी। जी वो तो बात है, लेकिन सबका स्ट्रगल भी अलग अलग तरह का होता है। और एक लड़का जो है वो स्ट्रगल करता है, लड़का तो कहीं भी लाइक, हालांकि ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं उनका स्ट्रगल नहीं होता, लड़कों का होता है, लेकिन एक लड़की के लिए जो स्ट्रगल है वो बहुत ज़ोरदार हो जाता है। और उस वक्त जब वो ऐसे शहर में है जहाँ पर वो किसी को नहीं जानती है, उसको कोई नहीं जानता है, और अकेले अपना मतलब घर में से बस घर में फ़ोन पे ही बातचीत हो सकती है, कैसे हो क्या हो, हम जो बताएंगे घर वालों को वही जानेंगे। मैं हमेशा घर में भी चाहती थी कि बताऊं कि नहीं सब अच्छा है, सब ओके, नहीं तो घर वाले परेशान हो जाते थे कि परेशान है, इसको बुला लो। कई बार मैं चली भी जाती थी यहाँ से कि यार अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। बहुत परेशानी जब होती थी, लगता था कि यार अब तो नहीं हो पाएगा, अब जा रही हूँ। घर चली जाती थी, 2 महीने रहती थी, फिर वापस से आती थी, ऐसा होता था। तो 2013 में मैंने शुरुआत की अपने फोक गानों को फ्यूज़न के रूप में प्रस्तुत करने की, और प्रियंका सिंह ऑफिशियल चैनल बनाया। प्रियंका सिंह के नाम से चैनल भी था नहीं मेरे पास, क्योंकि उन गानों को मैं रिलीज़ कहाँ करूँ, कैसे अपनी आवाज़ जो है, रिकॉर्डेड जो आवाज़ है प्लेबैक के लिए, क्योंकि आपको अपनी आवाज़ वहाँ पर प्रदर्शित करनी थी। सब लोग मांगते थे कि आपकी कोई रिकॉर्डेड आवाज़ है, नहीं थी मेरे पास उस वक्त रिकॉर्डेड, जो स्टूडियो में रिकॉर्डेड आवाज़ मांगते थे लोग कि कोई है कुछ सुनाइए। तो वहाँ से एक वो आवाज़ बाहर आई मेरी, और बिलीवर्स प्रोडक्शन हाउस ने ही मेरा चैनल बनाया इस गाने को रिलीज़ करने के लिए, ताकि ये पूरे दर्शकों के सामने प्रस्तुत हो सके कि ये गाना है जो मेरा रिलीज़ हुआ। और वहाँ से एक शुरुआत हुई मेरे गानों की, फोक फ्यूज़न गानों की, और अभी तक मैंने मुझे लगता है कि 20-25 गाने फ्यूज़न अभी तक मैंने बनाए हैं अपने चैनल पर, सब रिलीज़ किया है। और मेरे चैनल पर रिलीज़ करने का एक रीज़न ये था कि उस वक्त जब मैं वो गाने मैंने जब सुनाया तो लोगों ने मजाक भी उड़ाया। कई लोगों ने बोला कि है भोजपुरी में ये कौन सुनता है, भोजपुरी में ये फ्यूज़न फोक फ्यूज़न गाना कौन सुनेगा, आपका कोई नहीं सुनता है, आप बेकार मेहनत कर रही हैं, आपको किसने सलाह दिया करने के लिए ये। तो फिर मैंने बोला यार सलाह नहीं दिया, ये मैंने खुद ही सोचा कि कुछ ऐसा मैं करूं जो भोजपुरी के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ अलग क्या योगदान दूं अपना। तो वो इसलिए मैंने किया। और सबसे बड़ा रीज़न ये था कि युवा वर्ग को मैं चाहती थी कि वो जुड़े भोजपुरी से, अपनी फोक म्यूज़िक से जुड़े, और युवा वर्ग को जोड़ने के लिए मैंने फोक को फ्यूज़न फॉर्म में प्रस्तुत किया बिलीवर्स प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलके, और आज भी मैं जुड़ी हुई हूँ। तो लेकिन मैंने सोचा कि लोग जो कह रहे हैं कि क्या फ़ायदा है ऐसे गानों का बना के, कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्यों बना रही हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, बनाती हूँ, एक ना एक दिन तो ज़रूर समझ में आएगा लोगों को कि ये जो फॉर्म है फोक का ये ज़रूर समझ में आएगा। ऐसे गाने जो हैं युवा वर्ग को ज़रूर जुड़ेंगे, और वो उसमें मैं सफल भी रही। और आज के टाइम में जो गाना बनाती हूँ मैं फ्यूज़न, उस पर लोगों के जब नीचे कमेंट्स पढ़ती हूँ कि ऐसे गाने होने चाहिए, फिल्मों में होने चाहिए ऐसे गाने, और सबको इस तरह का गाना गाना चाहिए, तो मुझे खुशी होती है कि मेरा प्रयास जो है वो रंग लाया है। और आप सबसे भी मैं गुजारिश करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी ऐसे गानों को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि
युवा वर्ग जो है, एक खास वर्ग है जो भोजपुरी का, जो पहले बहुत, जो जैसे नदिया के पार उस टाइम पे जो फिल्में बनती थी सब लोग देते थे, लेकिन बीच में भोजपुरी गाना सुनना, फिल्में देखना सब लोगों ने ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। और मैं भी नहीं देखती थी, मैं सच्चाई बताऊँ, मैंने आज तक कोई भोजपुरी फिल्म उस वक्त तक नहीं देखी थी जब तक कि मैं बॉम्बे नहीं आई थी। यहाँ आने के बाद से ही भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से मेरा सामना हुआ। उसके बाद मैंने चीज़ों को धीरे धीरे समझा और आज भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। मोनू पाठक, शादी कब कर रही हैं प्रियंका जी? क्या फिल्म इंडस्ट्री में ही शादी करेंगी या अरेंज? देखिए, इसका डिसीजन तो मेरे माँ बाप लेंगे, मेरी फैमिली जानती है। इस बारे में मैं अभी फ़िलहाल कोई जवाब नहीं दे सकती। जब होगी तब आपको ज़रूर पता चलेगी। आपके सब गाने बहुत ही बढ़िया हैं दीपक राय, थैंक यू सो मच। तो अपने इन गानों में से एक गाना आपको अभी सुनाती हूँ, जो पहली बार जो मैंने गाना फ्यूज़न बनाया था, बदरिया, वो आपको सुनाती हूँ। हालांकि म्यूज़िक तो नहीं है, तो आप म्यूज़िक के साथ सुनेंगे तो वो फ्यूज़न आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल हारमोनियम है जिसको मैं कॉर्ड दे के अभी गाती हूँ वो गाना। तो आइए सुनते हैं। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई नंदी। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई नंदी। घेरी आई नंदी हो, घेरी आई नंदी, घेरी आई नंदी हो, घेरी आई नंदी। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई नंदी हो। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई नंदी। तू ता जात हवा अकेली, कोई संगी ना सहेली। तू ता जात हवा अकेली, कोई संगी ना सहेली। गुंडा घेर ली है, हाँ गुंडा घेर ली है तोहरे डगरिया, बदरिया घेरी आई नंदी। कैसे खेले जैबू सावन में कजरिया, बदरिया घेरी आई नंदी, बदरिया घेरी आई नंदी, बदरिया घेरी आई नंदी। तो ये गाना जो है वो मैंने फ्यूज़न फॉर्म में इसको गाया था। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है आई थिंक। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, मैं सबके जवाब नहीं दे पा रही हूँ। जय हो संतोष सागर जी, जय हो संतोष सागर जी। ओह नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स। तो इस तरह से जो है वो मैं बॉम्बे आई, बॉम्बे में बहुत स्ट्रगल किया, शुरुआत करा, वो फ्यूज़न गाने बनाए। और जब ये गाने बाहर आए उसके बाद मैंने सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स को अपने सॉन्ग्स भेजे। और सॉन्ग भेजने के बाद सबसे पहली बार, हालांकि जब मैंने सॉन्ग्स हाँ, सबसे पहली बार मुझे 2 लाइन मैंने किसी फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड किया था, जिस म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए, उनका नाम है राजेश रजनीश, जिनसे मैं मिलने गई थी पहले ही दिन, फर्स्ट डे। और उन्होंने मेरी आवाज़ सुन रखी थी सुर संग्राम से, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही स्क्रैच गवाया और वो गाना फिल्म में भी रिलीज़ हुआ। मुझे बाद में पता चला कि वो गाना रिलीज़ हो चुका है। और उसके लिए मुझे जब उस गाने के लिए उस वक्त मुझे 2000 रुपये मिले थे। तो जब वो मुझे मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो मेरा पहली कमाई थी मेरी। और गाने के लिए
तो बहुत ज़्यादा खुश थी मैं उस दिन उन 2000 रुपये को देके, और मैंने सबको बताया, शेयर किया कि यार आज मैंने पहला गाना गाया, 2 लाइन ही गाया था और वो गाना फिल्म में आ गया। उसके बाद मुझे जिस गाने से पहचान मिली भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, वो गाना आप सभी को पता है, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ, गाना था पवन जी के साथ मैंने गाया था, छलकत हमरो जवनिया राजा। और उस गाने को लिखा था आजाद सिंह जी ने, उसका संगीत दिया था मधुकर आनंद जी ने, और पवन जी के साथ मैंने वो गाना गाया था। वर्ल्ड वाइड से रिलीज़ हुआ था वो गाना। उस गाने की भी एक अलग स्टोरी है कि वो गाना मैंने स्क्रैच गाया था, और मधुकर भैया ने बोला था कि प्रियंका ये स्क्रैच है, तो फाइनल तुम गाओगे कि नहीं ये मैं बता नहीं सकता, तो तुम देख लो अगर तुम गाना चाहती हो तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, स्क्रैच ही है तो क्या, वो एटलीस्ट कुछ सीखने को तो मिलेगा कि कैसे गाते हैं प्लेबैक सिंगिंग, थोड़ा तो और सीखने को मिलेगा, और जितना गाऊंगी सीखूंगी। तो उस हिसाब से मैंने वो गाना रिकॉर्ड किया, और सबने सुना, पवन जी ने भी सुना। उस वक्त मैं तो उस वक्त तक उनसे मिली भी नहीं थी, किसी से भी नहीं मिली थी यहाँ पर, और सुनने के बाद सबको अच्छा लगा, और शायद ऊपर वाले की कृपा हुई, माता रानी शिव जी की कृपा हुई, सबका आशीर्वाद जो हमेशा मिलता था वो सब रंग लाया, और गाना ब्लॉकबस्टर हिट हुआ। और वहाँ से जो है वो एक जो स्ट्रगल है उसको एक थोड़ा एक रास्ता मिला उस दिन से, और धीरे धीरे गाने, फिर कई गाने आप लोगों ने मुझे मेरी झोली में डाले, अच्छे अच्छे गाने, हिट्स गाने, सरसों का सगिया जो खेसारी जी के साथ गाया था, उसके बाद दिनेश जी के साथ, सबके साथ फिर गाने लगी, सबकी फिल्मों के लिए गाने लगी धीरे धीरे, और आज यहाँ पर हूँ। और लेकिन ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल ख़त्म हो गया, स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुआ। जैसे नॉर्मली हमें लगता है कि किसी सिंगर का गाना हिट हो गया है तो वो स्टार हो गया है, सेलिब्रिटी हो गया है, सुपरस्टार हो गया है, तो अब तो उसका स्ट्रगल ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब पहले से भी ज़्यादा स्ट्रगल अब लगता है मुझे, कि क्योंकि इसलिए कि जब आपका नाम होता है, जब आपको वही लोग जो लोग आपको ताना दे देते हैं आज के टाइम में आते हैं मिठाई लेके कि प्रियंका ये खा लो, तुमने इतना अच्छा नाम रोशन किया मेरे ज़िले का, हमारे राज्य का, तो खुशी भी होती है कि चलो, लेकिन फिर वो पुरानी चीज़ें याद आती हैं। ये वही इंसान था जो मेरे घर आके रोज़ मुझे ताने मारता था या ताने मारती थी इस तरह के, लेकिन फिर भी मैं वो सब मैंने भुला दिया कि ठीक है कोई बात नहीं। जब और ऐसा हर किसी के साथ होता है। और उसके बाद मुझे पहला जो अवार्ड मिला वो बॉम्बे में उत्तर रत्न मिला मुझे, जो कुलदीप श्रीवास्तव द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और उन्होंने मुझे कॉल किया, और उन्होंने गोविंदा जी जो हैं सुपरस्टार बॉलीवुड के, उनके हाथों से मुझे मिला। तो पहला अवार्ड मेरा उत्तर रत्न मुझे मिला, जो यहाँ पर है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये दिस इज़ माई फर्स्ट अवार्ड। इस पर देखिए, उत्तर रत्न जो मुझे 2017 में मिला, ये पहला अवार्ड था मेरा। एंड उसके बाद मुझे मिला दिल्ली में मेलोडी सिंगर का, बेस्ट मेलोडी सिंगर का अवार्ड, जो भोजपुरी विश्व सम्मेलन होता है हर साल दिल्ली में, वहाँ पर। एंड उसी साल मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले उस गाने के लिए, छलकत के लिए। और अवार्ड का सिलसिला चलता रहा, और लगातार 3 साल से मुझे 17, 18, 19 से बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का भी अवार्ड मिला। इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले, जो भोजपुरी के जो इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं, जो अभय सिन्हा जी कराते हैं एंड उनकी टीम कराती है। और भी जो अवार्ड्स होते हैं, सब रंग, भोजपुरी फिल्म अवार्ड मुझे मिला, जो विनोद गुप्ता जी ने की संस्था द्वारा मुझे दिया गया। तो ये सारे अवार्ड्स हैं मेरे यहाँ पीछे रखे हुए हैं। तो अभी सारे अवार्ड्स तो आपको नहीं दिखा सकती, बस एक अभी जो एक लास्ट जो सिंगापुर में जो मुझे जो अवार्ड मिला था सिंगापुर, उसमें ये IBFA इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड जो मिला था। तो ये सारे जो अवार्ड्स हैं, ये एक्चुअली ये सब आपके हैं, आप सबके आशीर्वाद की वजह से ये सारे अवार्ड्स मुझे मिले। ईश्वर का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, फैमिली का आशीर्वाद, दर्शकों का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, और जिनसे भी मैंने थोड़ा बहुत भी सीखा सबका आशीर्वाद मुझे मिला। और ये सारी आशीर्वाद जो मिलकर के रूप में ये सारी चीज़ें, सारे अवार्ड्स मुझे मिले, और आज भी मिलते हैं। और आप सब बहुत प्यार करते हैं मुझे, बहुत मेरे गानों को प्यार देते हैं।
तो सफ़र जो है वो स्ट्रगल का जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और आज भी कई लोग जो हैं वो, मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं लूँगी, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब एक लड़की जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की जब सीढ़ी पे एक एक सीढ़ी चढ़ के जब फाइनल जो बोलते हैं छत पे पहुँचती है, और छत के ऊपर भी घर है, वहाँ भी पहुँचना है अभी, लेकिन अभी पहुँची नहीं है, तो जो छत तक का जो रास्ता है ना, एक मंजिला जो छत है वहाँ तक का जो रास्ता है वो बहुत ही मुश्किल रहा है। और जो मेहनत करके एक एक सीढ़ी चढ़ा है वो उसी को पता है कि वो कितना कठिन रास्ता है। ये दूसरा कोई नहीं समझ सकता, कि जिसके पर बीतती है वही समझता है। बस मैं यही कहूँगी। और मैं बहुत सारी चीज़ें हैं। एक वाकया मुझे याद आया कि जब सुर संग्राम में मैं आई थी, तो उस वक्त मेरे पास मोबाइल तो घर में हुआ नहीं करता था, फ़ोन नहीं हुआ करता था मेरे पास। तो मनोज अंकल ने मुझे अपना मोबाइल दिया था और बोला था कि प्रियंका ये फ़ोन रखो और जब वापस आना तो देख लेना। ऐसा उन्होंने मांगा नहीं था, मतलब मैंने सोचा कि जब मैं वापस जाऊंगी तो उन्हें वापस कर दूंगी। और मेरी माँ जो है मुझे मुंबई छोड़ के रोते हुए बहुत, क्योंकि पहली बार उन्होंने मुझे अकेले छोड़ा था और मैं भी बहुत रो रही थी, और गलत ट्रेन में जा बैठी, गलत ट्रेन में बैठ गई। और रात जब हुई तो कुछ बच्चे आए, उनकी उसी ट्रेन में चढ़े जो उनकी सीट थी। जब बच्चों ने आके जगाया कि आंटी ये तो मेरा सीट है, तब उस वक्त उन्हें ये एहसास हुआ कि वो गलत ट्रेन में बैठ गई हैं। तो और फ़ोन भी नहीं था कि मम्मी किसी को फ़ोन कर सके। बहुत मुश्किल से कैसे कैसे उस ट्रेन में सफ़र करके टीटी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करके वो घर पहुंची गोपालगंज। बहुत मुश्किल हुआ वो सफ़र, बहुत मुश्किल था। ऐसी बहुत सारी जो इंसिडेंट्स है, जो हर इंसिडेंट्स तो शेयर नहीं कर सकती क्योंकि काफ़ी वक्त भी लग जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इस जर्नी जो है राणा प्रताप सिंह, मेक योर जर्नी मच मोर memorable and musical. Our blessings and love is with you always. Thank you so much, Javed Akhtar. Your story is inspiring to all those people who are struggling in their respective fields. Yes, thank you so much. And moral of the सफ़र ये है कि आप जिस चीज़ को भी, अगर जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं, पूरी मेहनत करेंगे, पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे, हार्ड वर्किंग अगर आप हैं, तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलती है। और ऐसा लोग कहते हैं कि मेहनत करते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला, आपका कोई सोर्स तो है नहीं। मेरा तो कुछ भी नहीं था, मेरे सोर्स सिर्फ भगवान थे, ऊपर वाले महादेव, माता रानी और मेरी फैमिली और ऑडियंस। बाकी कोई सोर्स नहीं था मेरा। यहाँ भी बहुत शुरू में परेशानी हुई, बहुत लोग ताने मारते थे कि तुम्हारे बस का नहीं है प्रियंका, यहाँ से वापस चली जाओ, तुमसे होगा नहीं, क्योंकि उस तरह बहुत सारे लोग की ऐसी चीज़ें हैं, तुम नहीं कर पाओगी, तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर मैंने भी जब लोग चैलेंज देते थे तो मैं भी अंदर से गुस्सा भी आता था और रोने भी लगती थी। आके अकेले में बहुत रोती थी मैं, कि रोज़ मैं अक्सर जब भी परेशान होती थी तो मैं रोने लग जाती थी कि यार क्या करूं, कैसे करूं। फिर मैं घर में फ़ोन लगाती थी, सबसे बात करती थी। फिर यहाँ पर कुछ दोस्त बन गए थे मेरे इस दौरान, जिनसे मैं सारी चीज़ें शेयर करती थी, जो मुझे समझाते थे कि आप मेहनत करो, स्ट्रगल करो, एक ना एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। और आज थोड़ी सफलता मिल गई है, अभी जो सपना है पूरा नहीं हुआ है मेरा, जहाँ तक मुझे जाना है। आप सबका सहयोग रहेगा तो ज़रूर मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगी। और पहला सॉन्ग रंजीत सिंह, कैसी है प्रियंका जी, जब लगती है कि नहीं सुर संग्राम की प्रियंका है। हाँ, मैं उस वक्त बहुत कम बोलती थी, मैं चुप रहती थी, कुछ समझ में ही नहीं आता था। सुर संग्राम की बहुत सारी यादें हैं। मुंबई के 10 साल का स्ट्रगल जो है वो 2011 से 2016 6 साल का स्ट्रगल, और पीछे 8 साल का बहुत स्ट्रगल रहा। 8 साल इज़ ए लॉन्ग टाइम फॉर अ गर्ल, कि वो अकेले बॉम्बे में स्ट्रगल कर रही हो। फैमिली के लोग भी आते थे। लेकिन एक बार मैं व्रत में थी, नवरात्रि का उपवास करती हूँ, मैं प्रोग्राम के लिए जा रहे थे और लोकल ट्रेन में भी सफ़र किया है मैंने यहाँ, और बसेस में भी चढ़े। लोकल ट्रेन में बेहोश हो गई थी एक बार मैं। उसके बाद फिर कभी घर वालों ने फिर बोला कि नहीं अभी मत चढ़ो,
गर्मी की वजह से बेहोश हो गई थी, क्योंकि उतनी रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं यहाँ पर ऑटो में चलूँ या गाड़ी में चलूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद कभी कभी मुझे खुद भी रोना आ जाता है। सॉरी। तो ऐसा है सफ़र, और अभी भी बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है। अभी भी कई सारे जो लोग हैं, मैं जिनका नाम नहीं लूँगी, जो आज भी मुझे जो जिस तरह से चाहता है उस तरह से परेशान करने की कोशिश करता है आज भी, लेकिन मैं उसका जवाब नहीं देती हूँ। मैं बस हमेशा सोचती हूँ कि अपने काम से ही जवाब दूंगी, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है। मैं अपने काम से ही जवाब दूंगी सबको। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो हर तरह से मुझे परेशान करते हैं, लेकिन सॉरी, मुझे जो ये नहीं समझते हैं कि एक अकेली लड़की जो यहाँ पर रह के बॉम्बे में स्ट्रगल की और यहाँ तक पहुँची, उसको सपोर्ट करें नहीं। हालांकि कुछ लोग हैं जो करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और उनका नाम मैं लूँगी तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो इस चीज़ को मैं मुद्दा बना के और किसी से एक वो सिंपैथी लूँ। नहीं, मैं आज भी लड़ रही हूँ, आगे भी लड़ूंगी। बस ईश्वर का आशीर्वाद रहे, माता पिता का आशीर्वाद रहे, आप सबका आशीर्वाद रहे, तो ये सफ़र भी आसान है। सॉरी मैं थोड़ा सा सॉरी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई एक्चुअली अपनी स्टोरी आपसे शेयर करते वक्त। तो ऐसा था, और आज 2020 है। आज भी मेहनत है, स्ट्रगल है। आज भी मैं उसी तरह से गाने बना रही हूँ, फोक फ्यूज़न या भोजपुरी गाने जो मैं बनाती हूँ। आगे भी बनाते रहूँगी। आप सबका आशीर्वाद रहे, साथ रहे। अगर दूसरे के बारे में सोचेंगे दीदी तो आप अपना काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ, मैं अपने काम पर ही फोकस रखती हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप बहुत धैर्य रखते हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं, और पेशेंस की जब हद जो पार हो जाती है तो सब्र का बांध भी टूट जाता है। तो इसलिए सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई। तो आइए एक गाना सुनाती हूँ आप सबको। काफ़ी सारे लोग लिख रहे हैं, मैं सबका जवाब नहीं दे पा रही हूँ। दीदी हम लोग आपके साथ हैं, थैंक यू। आप ही लोग मेरी हिम्मत हैं, आप लोग मेरे स्ट्रेंथ हैं। जब तक मेरी पब्लिक मेरे साथ है, मेरे लिसनर्स मेरे साथ है, मेरी फैमिली, ईश्वर, परमात्मा, मेरे टीचर्स, मेरे वेल विशर्स जब तक मेरे साथ है, तब तक मैं हमेशा गाऊंगी और हमेशा गाऊंगी और गाऊंगी और गाते रहूँगी। हिम्मत बनाए रखिए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत हिम्मत है, और आप सब मेरी हिम्मत है। आइए आप सबको एक भोजपुरी फिल्म का एक गाना सुनाती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पसंदीदा है मेरा। लुका
आई थी, उसमें एक गाना था प्रेम प्याला, दिनेश जी की फिल्म थी, जिसको आप लोगों ने बहुत सराहा इस गाने को, और ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा गाती हूँ। हर हर महादेव अवधेश कुमार जी, एगो भजन हो जाए जी, जरूर कोई भजन भोजपुरी में। कौन सा भजन सुनना चाहते हैं आप? Satya Gupta, namaskar. Whenever you sing a song, you sing better than you earlier one. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you so much. संजीव चौबे, थैंक यू। विकास चौधरी, आपको कभी दीदी कभी सॉन्ग कंपोज का आपको ज़रूरत होगी तो मुझे याद करिएगा एक बार। ज़रूर विकास जी, ज़रूर, डेफिनेटली। अगर आपके कुछ सॉन्ग्स हैं तो आप मुझे बिल्कुल भेज सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक भजन सुनना चाहते हैं सभी लोग, तो एक भजन सुनाती हूँ मैं आपको। एक बहुत ही प्यारा भजन जो भोजपुरी में हर लोक कलाकार गाता है, हर आर्टिस्ट गाता है, मैं भी गाती हूँ। एक शिव जी का बहुत प्यारा भजन है, वो सुनाती हूँ आपको। अरे मान पुड़ना भैरव बाबा, अरे मान पुड़ना भैरव बाबा, रहा ना कोई बाकी, तो बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। अरे मान पुड़ना भैरव बाबा, रहा ना कोई बाकी, तो बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। यहाँ भंगिए के भोगवा लागेला, भंगिए के भोगवा लागेला, दर्शन से भूतवा भागेला। यहाँ भंगिए के भोगवा लागेला, दर्शन से भूतवा भागेला। अड़बंग भोला के मस्त नगरिया, देखे कोई दासी, तो बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। हर हर महादेव। और शिव जी का गाना गाया है तो एक माता जी का भी गाना आपको एक सुना देती हूँ। और एक माता जी का गाना, थावे माई है हमारे यहाँ, थावे में, गोपालगंज के पास है थावे, थावे माई बड़ी। तो थावे मैया के गाना हम गौले बानी, हमारा चैनल पर भी उपलब्ध बा, आप सब सुन सकत आनी। ओकरा के फ्यूजन फॉर्म में हम गईले बानी, तो आप सब ओकरा के सुनी और बताई कि आप सबको कैसन लागल। और फिलहाल हम यहाँ 2 लाइन उ गाना भी आपके गा के माई के सुनावत आनी। हो थावे के भवानी हो, अरे थावे के भवानी हो, थावे के भवानी, चला सखी देखी आई, थावे के भवानी, चला सखी देखी आई, थावे के भवानी, चला सखी देखी आई। थावे के भवानी हो, थावे के भवानी हो, थावे के भवानी, चला
चला सखी देखी आई थावे के भवानी, चला सखी देखी आई थावे के भवानी, चला सखी देखी आई। केहू चढ़ावेला लड्डुआ मिठैया हो, केहू चढ़ावेला लड्डुआ मिठैया हो, केहू चढ़ावेला, केहू चढ़ावेला, केहू चढ़ावेला भैंसा बलिदानी, भैंसा बलिदानी, केहू चढ़ावेला भैंसा बलिदानी, भैंसा बलिदानी। चला सखी देखी आई थावे के भवानी, चला सखी देखी आई थावे के भवानी, चला सखी देखी आई थावे के भवानी, चला सखी, चला सखी, चला सखी देखी आई, चला सखी देखी आई, चला सखी देखी आई। तो ये सॉन्ग भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है, जिसको मैंने फ्यूजन में गाया। ये फोक सॉन्ग है, तो आप लोग इस गाने को सुनिए और मेरे चैनल पे जो भी गाने हैं जो मैंने गाए हैं और भी जो गाने मैं गाती हूँ, उन सबको आपने बहुत प्यार दिया है अब तक, और आगे भी बहुत सारे प्यार और आशीर्वाद की कामना करूँगी। और जाते जाते बस ये आप सबसे कहूँगी कि अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो आपको उसके लिए मेहनत भी करनी होती है, और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको वो मंजिल भी जो आप चाहते हैं आपको ज़रूर मिलेगी। तो बहुत मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। सफलता का कोई दूसरा कोई मूल मंत्र नहीं है, सिर्फ हार्ड वर्क और हार्ड वर्क, सिर्फ यही मूल मंत्र है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, और बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद आपने मुझे दिया इस लाइव सेशन के दौरान। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, प्रणाम, और बहुत सारा प्यार दी हमरा के, अपनी प्रियंका के। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।